सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज के क्रैश कोर्स के वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें ओम का नियम पढ़ेंगे और ये जितने टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो बच्चे बहुत सारे परेशान हो गए थे, 2 दिन के लिए वीडियो लेक्चर्स बंद हो गया था। रीज़न ये था, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ जहाँ पे मैं कोरिया ज़िला में रहता हूँ, कोरिया डिस्ट्रिक्ट है हमारी, यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि रात को 5 से 7 डिग्री के बीच टेम्परेचर हो जा रहा है, 5 to 7 डिग्री। अब इसमें वीडियोज मैं शूट करता हूँ रात को, क्योंकि दिन में हमारे पास घर मतलब रोड के बगल में ही है, तो बहुत सारी वैन्स की आवाज़, कॉलरी एरिया है, तो बहुत सारे हॉर्न वगैरह के जो साउंड्स है वो आते रहते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए रात को ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी जो टाइम है मैं करेक्ट बता रहा हूँ आपको कि 2:30 बज रहे हैं रात के, और 2:30 बजे रात को आज वीडियो शूट हो रही है। तो जैसे ही मैं 2 दिन पहले से वीडियो लेक्चर नहीं बना पा रहा था, क्योंकि टेम्परेचर इतना गिर जाने की वजह से जब मैं रूम में वीडियो बनाता था तो हवा ऐसे लगती थी चेहरे पे और सर तुरंत दर्द करने लगता था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर ये था। तो कल मैंने रूम हीटर लाया आप ही लोगों के लिए, और अब रूम हीटर लाके अब हम पूरे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे, थोड़ा सा भी गैप नहीं करेंगे। पूरे क्रैश कोर्स को इतना इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें, आप समझ सकते हो कि रात में मैं शूट करता हूँ इन सारे वीडियोज़ को, 3-4 घंटे सिर्फ मैं सोता हूँ आपके लिए। तो आप भी प्रिपरेशन करो, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। बहुत सारे बच्चे देखते हैं तो बस ये हमारे को मोटिवेट करती है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि जिन बच्चों ने वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे पहले बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें वहीं पे आने वाली हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पे देखो ओम का नियम बोलता है कि ओम के नियम को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ चुका है कि आवेश को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, विभव में अंतर की। 2 पॉइंट में अगर विभव में अंतर है तो आवेश खुद ही चला जाता है। कहाँ से कहाँ तक? ज़्यादा विभव से कम विभव की तरफ। समझ में आ रही बात? तो विभव में जब भी अंतर होता है तो ज़्यादा विभव से कम विभव की तरफ चला जाता है। अब देखो ये बात पहले भी हम जानते हैं कि पानी, एक पाइप लो, इसमें पानी को भर दो, सीधे रखो, क्या पानी यहाँ से यहाँ जाएगा? आंसर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का विभव और इस पॉइंट का विभव समान है। लेकिन जैसे इधर किया, विभव में अंतर हो गया, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इधर जाने लगा, पानी की धारा इधर बहने लगी। हम इसको और ऊपर करते हैं, ऐसे कर देते हैं टेढ़ा, तो विभव का अंतर इस पॉइंट का और बढ़ गया। मतलब जितना ज़्यादा विभव बढ़ रहा है, धारा पानी की उतनी ज़्यादा तेज़ी से बह रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी कहा गया कि आवेश जब बहता है, आवेश जब फ्लो करता है, चलता है, तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत की धारा कब ज़्यादा होगी? जब विभवांतर ज़्यादा होगा, विभव का अंतर ज़्यादा होगा 2 पॉइंट के बीच। तो यहाँ पे इसमें धारा I बह रही है, विभवांतर V है। तो देखो V प्रोपोर्शनल टू किसके है? I के। मतलब ये देखो कि जो विभव है ये बढ़ाने पे धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसने बताया? ओम ने। लेकिन एक चीज़ बताई, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं। ये नहीं कि उस वायर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर ताप बढ़ा दोगे तो क्या देखोगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। फिर ये कंडीशन कुछ दूसरी आएगी। इसको स्ट्रेच नहीं करना, खींच के नहीं रखना। तो ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है कि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, सेम हो वायर, तो ये जो जितना विभव बढ़ाओगे धारा उतनी ही बहेगी। अब ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है R, जिसको सब पहचानते हैं 10वीं कक्षा से ही कि R को हम क्या बोलते हैं जी? प्रतिरोध। ये प्रतिरोध यहाँ से कितना आ जाता है? V/I प्रतिरोध होता है। अब इस ये प्रतिरोध आता कैसे है? तो देखो एक हमने बड़ा करके ये बनाया है डायग्राम, जो चालक है, चालक का डायग्राम बनाया है। चालक में इलेक्ट्रॉन जिस पे निगेटिव चार्ज होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स
आपस में एक तरफ रहते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक इधर घूम के जा रहा है, हमने इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर निगेटिव क्रिएट किया। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है लेकिन रास्ते में इससे टकरा जा रहा है। टकराने की वजह से जो विद्युत धारा है वो तो थोड़ा कम हो जाएगी ना, क्योंकि टकरा गया। अगर डायरेक्ट चलाता तो बहुत ज़्यादा विद्युत धारा होती। तो ये टकराने की वजह से एक बाधा उत्पन्न हो रही है और इसी बाधा को बोलते हैं प्रतिरोध। समझ में आ गई बात? बाधा किससे उत्पन्न होती है? क्योंकि ये टकरा जाता है इलेक्ट्रॉन जो घूमने वाला होता है। अब ध्यान दो, प्रतिरोध का एक और यहाँ पे प्रूफ होता है कि एक चालक कितना बड़ा है, एक चालक कितना बड़ा है, ये लेंथ है। अब ध्यान दो कि किसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो इस वाले में प्रतिरोध ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो टकराने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है। इसकी लंबाई कम है इसलिए टकराने की प्रोबेबिलिटी कम है। मतलब कि जो प्रतिरोध होगा वो किस पे निर्भर कर रहा है? लंबाई पे। लंबाई ज़्यादा हो जा रही है तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जा रहा है। अब एक वायर ऐसा हमने लिया और एक वायर ऐसा लिया, एक वायर ऐसा लिया मोटा वाला, मतलब इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया। अब ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, टकराने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है? तो आंसर इसमें ज़्यादा है टकराने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ जाने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैप्स, खाली जगह उसको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है। जैसे पतली गली में जो लोग जाएंगे उनके टकराने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर बड़ी गली ऐसे कर दो, बड़ा रोड कर दो, तो वो जाएंगे तो टकराने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है तो जो प्रतिरोध है वो कम हो जा रहा है क्षेत्रफल बढ़ाने पे। सबको एक साथ कर दो तो R इक्वल टू आ जाता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको रो बोलते हैं, और ये L/A। अब रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अब ध्यान दो, ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? तो यहाँ पे अब देखो, प्रतिरोध जो हम बोल रहे थे वो एक किसी भी चालक के लिए है, जो किस पे निर्भर कर रहा है? चालक की लंबाई पे, चालक के क्षेत्रफल पे। लेकिन यहाँ पे जो है प्रतिरोधकता, ये किसी मटेरियल का प्रतिरोध है जिससे वो चालक बना हुआ है। तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसका न्यूमेरिकल डेफिनेशन आता है, तो न्यूमेरिकल डेफिनेशन हमको बनाना पड़ता है बार बार। तो इस प्रतिरोधकता का डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? तो प्रतिरोधकता को हम R से, मतलब कि प्रतिरोध से इक्वल कर देंगे, लेकिन हमको उसके लिए L को कितना करना पड़ेगा? 1, और A को भी कितना करना पड़ेगा? 1। तो L इक्वल टू 1 हो गया, A इक्वल टू 1 हो गया, तो R इक्वल टू रो हो गया। मतलब प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर होगी। कब? जब चालक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 1 मीटर होगी, और चालक का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 1 मीटर होगा। तो इससे प्रतिरोधकता को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि किसी पदार्थ के एकांक परिच्छेद वाले एकांक लंबाई के चालक, ये जो एकांक परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है ये 1 है, और इसका लंबाई भी कितना है? यहाँ मान लो ये 1 है, 1 और ये 1 है, तो दोनों क्या, ये देखो इनके बीच का जो लंबाई है वो भी 1 है। तो इस टाइम पे जो इसका रेजिस्टेंस होगा, जो इसका प्रतिरोध होगा, वही इसकी प्रतिरोधकता के बराबर होगा। तो प्रतिरोधकता को भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया बहुत अच्छे से। यहाँ ये जो प्रतिरोध है इसका जो मात्रक है वो ओम है, ओम का ये साइन है। समझ में आ रही है बात? तो प्रतिरोधकता भी किसी पदार्थ के, इसको हमने डिफाइन कर लिया। अब आता है यहाँ पे अनुगमन वेग। इसके बारे में ध्यान से समझो, अनुगमन वेग क्या होता है। यहाँ पे देखो, ये है हमारा एक चालक, ये चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी, मतलब कि धनावेश और ऋणावेश बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो ऋणावेश है ये बहुत, और धनावेश बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है। ऊर्जा ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि अभी का टेम्परेचर अगर हम केल्विन में काउंट करें, केल्विन एक स्केल होता है ताप मापने का, तो बहुत ज़्यादा होगा उसमें। अभी का जो टेम्परेचर है उसमें 273 हमको जोड़ देना होगा, मतलब 60 डिग्री अभी है, 273 जोड़ दो तो 280, और 280 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है साइंस के लिए। तो इस टेम्परेचर पे ये जो आवेश होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। ये इतना तेज़ी से घूमते रहते हैं आपस में इधर उधर, और घूमने की वजह से खूब घूमते हैं, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, इसलिए ये जो
इनमें वेग होता है, जो ताप की वजह से वेग होता है उसका औसत निकालने पे शून्य होता है, क्योंकि एक इधर की तरफ गया, एक इधर की तरफ गया, एक इधर की तरफ, इनकी दिशा फिक्स नहीं होती, इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि क्या लगाते हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगा दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन है, ये इधर की तरफ जा रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, अभी मैंने बताया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या ये डायरेक्टली यहाँ से इधर की तरफ भाग जाएगा? आंसर है नहीं। कितना भी बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, इतनी ताकत नहीं हो सकती कि इसके इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींच सके, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा खिसकता है, जैसे पानी नाव को थोड़ा थोड़ा नहीं खिसका देती कि जाना सीधे होता है, लेकिन नाव थोड़ा सा दूर पहुंचती है उस किनारे पहुंचते पहुंचते। जैसे यहाँ पे एक नदी है और नदी में पानी बह रहा है और नाव चल रही है इधर से इधर की तरफ, लेकिन नाव धीरे धीरे खिसकते खिसकते यहाँ पे पहुँचती है, क्योंकि पानी इधर की तरफ थोड़ा थोड़ा उसको धक्का देता है। तो सेम इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ये पॉजिटिव वाला थोड़ा थोड़ा खींचता है और उधर की तरफ तो जाता है, लेकिन खिसक के थोड़ा सा इधर आ जाता है। ठीक इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन है जो इधर की तरफ जा रहा है, ये खिसक के और थोड़ा सा इधर की तरफ आ गया इधर ही की तरफ, लेकिन थोड़ा सा खिसक गया। तो खिसकने की वजह से एक तरफ एक टाइम में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ खिसक रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र लगाने की वजह से, तो ये जो खिसकना हुआ, इसकी वजह से इधर की तरफ जो खिसक रहे हैं, इसकी वजह से जो वेग होता है उसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग। ये हम सबका औसत निकाल के लेते हैं, और ये खिसकने की वजह से जो औसत वेग होता है, इसी को अनुगमन वेग कहते हैं। इसको विधि से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित दिशा में त्वरित होकर त्वरण होता है, मतलब उनका जो स्पीड होता है वो चेंज होता है। तो त्वरित होकर खिसकने वाले औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं श्रांति काल। श्रांति काल भी बहुत सरल है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से गया, इधर की तरफ जा रहा है, एक पॉजिटिव आयन मिला, इससे टकराया, जैसे ही टकराया इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो दूसरा कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, धनायन या ऋणायन है, इससे जाके टकराया। इससे जाके टकराने के बाद ये क्या हुआ, टकराने के बाद फिर से अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ये देखो, ये जो दो टक्कर हुई एक साथ, जो दो क्रमीय टक्कर हुई, इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन एकदम रिलैक्स था, एकदम फ्री था, इस पे कहीं से भी कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो इन दो टक्करों के बीच का जो समय होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा फ्री रहता है, तो इसको बोलते हैं श्रांति काल। यहाँ पे देखो, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का दो क्रमीय टक्कर के बीच का समय, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से रहता है, उसको बोलते हैं श्रांति काल। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर किया है। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।